बेटा ससुराल जा रही है। आज से ससुराल ही तेरा घर है बेटा। जैसे सास और पति कहे तुझे वैसा ही करना है। मेरी सिखाई हर बात याद रखना, तभी सुख में रह पाएगी। संजना एक 25 साल की लड़की। अभी हाल ही में संजना की शादी वर्मा परिवार के बेटे राजीव से हुई है। संजना एक परंपरागत तरीके से पली बड़ी लड़की है। उसकी मां ने उसे एक आदर्श बहू बनाने के सारे गुण सिखाए हैं। आज संजना का ससुराल में पहला दिन है। मां की दी हुई सीख के अनुसार संजना सुबह के 5 बजे ही उठ जाती है। आज मेरी पहली सुबह है ससुराल में। मां ने कहा था बहू को 5 बजे उठना चाहिए। अच्छी बहू वही जो बिना कहे सब कर दे। मैं भी सासू मां को शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। संजना जल्दी से उठकर जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होती है। मां ने कहा था बिना नहाए रसोई घर में कदम नहीं रखना, लेकिन सबसे पहले भगवान जी की पूजा जरूर करना। संजना सुबह सुबह 5 बजे ही मंदिर में बैठकर भजन गाने लगती है। तभी उसकी सास सुधा पिंक नाइटी में आंखें मलते हुए आती है। बहू, इतने सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुर्गे को उठाने निकली हो क्या? संजना अपनी सास को इस तरह देखकर हैरान रह जाती है। धीरे से खुद से कहती है, हे भगवान, ये मम्मी ने क्या पहना है? वो अपनी सास से कहती है, नहीं मम्मी जी, मैं तो पूजा कर रही थी। माँ ने कहा था सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए। इतनी सुबह पूजा कौन करता है बेटा? जा तू भी सो जा। यहाँ 8 बजे से पहले कोई सोकर नहीं उठता, तो क्यों बिना वजह अपनी नींद बिगाड़ रही है? जा। इतना कहकर सुधा वहां से चली जाती है। लेकिन सुधा की बातें सुनकर संजना का मुंह खुला रह जाता है। ये कैसी सास है? बहू को जल्दी उठने की जगह लेट उठने को कह रही है। पहली बार सास का ये रूप देखा मैंने तो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। संजना अपने कमरे में चली जाती है। खाली बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। जब वो सोकर उठती है तो घड़ी में 8:30 बज रहे थे। उसका पति राजीव भी उठ चुका था। संजना हड़बड़ाते हुए उठती है। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, मैं सोती कैसे रह गई? मम्मी जी ने कहा था सब लोग 8 बजे तक उठते हैं, सब उठ गए होंगे। पहले दिन मुझे सबसे सुनने को मिलेगा, क्या करूं मैं? जैसे ही संजना बाहर आती है, देखकर हैरान रह जाती है। राजीव सबके लिए चाय बना रहा है और सुधा भगवान जी की पूजा कर रही है। ये क्या देख रही हूँ मैं सो रही थी और सब काम कर रहे हैं। संजना जल्दी से राजीव के पास आती है और कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप चाय क्यों बना रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी आंख ही नहीं खुली। सॉरी, आगे से लेट नहीं होगा। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? रोज मैं ही तो चाय बनाता हूँ, तो आज भी बना ली। और रही बात तुम्हारे लेट उठने की, सो इट्स ओके। तुम भी इंसान ही हो यार, कभी कभी लेट हो जाता है। संजना का मुंह तो खुला का खुला रह गया। माँ ने बताया था ससुराल वाले बहुत सख्त होते हैं। ये लोग तो बहुत कूल है। बहू देर तक सो रही है, बेटा चाय बना रहा है, सास मॉडर्न ड्रेस पहनती है और आरती भी करती है। संजना ये सब सोच रही थी कि उसकी ननद रिद्धिमा की एंट्री होती है, वो भी शॉर्ट ड्रेस में। संजना उसे देखकर हैरान रह जाती है। दीदी, आप इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? भाभी मैं जा नहीं रही हूँ, आ रही हूँ पार्टी से। ये सुनकर संजना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हाय राम, दीदी आप ऐसे सबके सामने कह रही हैं आप पार्टी में थी, वो भी पूरी रात? तो क्या हुआ भाभी, सब जाते हैं, आप नहीं गए क्या कभी? संजना ठिठक जाती है। दीदी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं भला पार्टी में क्यों जाने लगी? फिर वो खुद से ही कहती है, ये अभी बाहर से आ रही है। माँ तो कहती थी बेटी घर से देर रात बाहर निकली तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मली बैठे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। भाभी प्लीज एक ग्रीन टी बना दो, हैंगओवर मार रहा है। तभी सुधा आकर रिद्धिमा के पास बैठती है। अरे रिद्धू आ गई, एंजॉय किया ना पार्टी में? एंजॉय क्या, पूरा ब्लास्ट हुआ मम्मी, बहुत थक गई हूँ। बस अब 12 बजे तो कोई उठाए ना। ठीक है, आज दादी आने वाली है बाहर से, मैं दादी को भी बोल दूंगी कि तुझे डिस्टर्ब ना करे। ये देखकर संजना ने तो सर ही पकड़ लिया। दीदी पीकर आई है, मम्मी जी कुछ कह नहीं रही। इनकी जगह अगर मेरी माँ होती तो झाड़ू से हैंगओवर उतारती। रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई। मम्मी जी, रिद्धिमा दीदी रात भर बाहर थी, आपको चिंता नहीं हुई? बिल्कुल हुई, पर मुझे उस पर भरोसा है। हमने उसे सही और गलत की समझ दी है, रोक टोक नहीं। हर बेटी को थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए, तभी तो वो सशक्त बनती है। लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे?
लोगों की सोच पर नहीं, अपनी बेटी की सुरक्षा और आत्मविश्वास पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सुधा की बातें सुनकर संजना सोच में पड़ जाती है। मैंने सीखा था बहू सर झुकाकर रहे, पर यहाँ तो हर लड़की सर उठाकर जीती है। ऐसे घर भी होते हैं क्या? तभी सुधा कहती है, राजीव टाइम से पहुंच जाना, तेरी दादी आ रही है। दादी माँ का नाम सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अब दादी जी आ रही हैं तो सासू माँ को भी घूंघट में रहना पड़ेगा। दादी जी तीर्थ से आती होंगी, मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। संजना बड़ी उत्सुकता से हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। दादी जी आती होंगी, सर पर पल्लू रख लेती हूँ, वरना क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। दादी सास की एंट्री होती है तो संजना की आंखें फटी रह जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि दादी सास तो उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा सुपर कूल निकली। दादी सास ने जींस टॉप पहना है, डार्क मेकअप किया है। संजना को सभी होश में लाते हैं। हाय किटी, मैं हूँ दादी स्वैग वाली। दादी स्वैग वाली जींस मेरी आइडेंटिटी। दादी सास को ऐसे देखकर संजना की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये दादी सास है और जींस में रैप सुना रही है। दादी जी? हाँ बेटा, जमाना बदल गया है, अब दादी भी फैशन में है। दादी जी अब तीर्थ पर ऐसे कपड़े पहनती हैं? किसने कहा मैं तीर्थ पर गई थी? मैं तो गोवा गई थी, गोवा चिल मारने। ये सुनकर संजना शॉक्ड रह जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। लो, ये तो फिर से लुढ़क गई। लगता है इसका हैंगओवर नहीं उतरा, कोई नींबू पानी दो इसको। ये देखकर रिद्धिमा की हंसी छूट जाती है। संजना अपना सर पकड़ते हुए कहती है, बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे शौक पर शौक दिए जा रहा है। घर पर राजीव के ऑफिस से उसकी सेक्रेटरी किसी काम से आती है। उसे देखकर संजना हैरान रह जाती है। राजीव, तुम्हारी सेक्रेटरी एक लड़की है? हाँ, तो क्या हुआ, मुझे तो काम से मतलब है, मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ। सेक्रेटरी का जेंडर क्या देखना, काम देखो। सनाया काम अच्छा करती है, मेरे लिए उतना ही काफी है। संजना देखती है राजीव और सनाया सर झुकाए काम कर रहे हैं। दोनों का ध्यान सिर्फ काम पर है। माँ ने कहा था पति की नजरें बचा कर रखनी चाहिए, पर ये तो खुद ही कह रहा है ये दोनों तो बिल्कुल प्रोफेशनल ही है। मैं शक करूं भी तो कैसे, मेरे सामने बैठकर ही तो काम कर रहे हैं। सर, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन के आखिरी स्लाइड में प्रॉफिट ग्राफ ज्यादा इम्पैक्टफुल चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ ग्राफ को थोड़े स्टोरी टेलिंग स्टाइल में डालते हैं, लेकिन नरेशन को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। उसी वक्त संजना ट्रे में स्नैक्स लेकर आती है। अरे संजना, जरा सुनो तो, तुम्हारा कहानी सुनाने का अंदाज कमाल का है। जरा बताओ ना, ये ग्राफ क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए ताकि वो इमोशनली कनेक्ट करे। ये सुनकर संजना हैरान रह जाती है। मैं क्या बताऊं, ये तो आपके ऑफिस का काम है। हाँ, तो क्या हुआ, तुम घर में सबको इतने अच्छे से संभालती हो, और जो लड़की घर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है वो ऑफिस का प्रोजेक्ट भी अच्छे से कर सकती है। ये देखो, यहाँ ग्रोथ दिखानी है, लेकिन साथ में ये भी कि हमारी कंपनी ने मुश्किल वक्त कैसे गुजारा। तुम्हारा टच चाहिए, हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। सनाया भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। सच कहूं तो सर अक्सर आपकी तारीफ करते हैं, अक्सर आपकी राय से प्रोजेक्ट में हेल्प ही मिलेगी। आप मेरी राय लेंगे? क्यों नहीं, शादी का मतलब सिर्फ खाना बनाना, घर के काम करना नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इक्वल पार्टनर हो। तुम्हारी थिंकिंग प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों बैलेंस करती है, तो फिर तुम्हारी सलाह लेने में समस्या क्या है बोला? राजीव की बातें सुनकर संजना भावुक हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। माँ कहती थी पति के काम में दखल मत दो, पर यहाँ तो पति खुद कहता है तुम्हारी सलाह जरूरी है। शायद यही बराबरी होती है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो इतना अच्छा पति मिला। संजना पूरे आत्मविश्वास से राजीव की प्रोजेक्ट बनाने में मदद करती है। तो यहाँ इस ग्राफ में पीछे वाले साल के लॉसेस को लर्निंग फेज बोलिए, और फिर वहां जो जंप है ना उसे बाउंस बैक विथ स्ट्रेटेजी, मतलब कि हार से सीखा और आगे बढ़े। संजना की सूझबूझ देखकर राजीव खुश होते हुए कहता है, एग्जैक्टली यही तो चाहिए था, तुम कमाल हो संजना। पति के मुंह से तारीफ सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। सुधा, शकुंतला और रिद्धिमा मेहमानों की लिस्ट बना रही है। संजना कहती है, आप लोग मेहमानों की लिस्ट बना रहे हो, कोई फंक्शन है क्या घर में? फंक्शन नहीं, किटी पार्टी है कल, उसी की लिस्ट बना रहे हैं।
संजना शॉक्ड। क्या इस घर में किटी पार्टी होती है? तुम भी अपनी सहेलियों को बुला लो, हमारी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे। मैं अपनी सहेलियों को कैसे बुला सकती हूँ? ये तो मेरा ससुराल है ना। तो क्या हुआ, ससुराल ही तो है, कौन सा पानीपत का मैदान है। मम्मी जी की, मेरी, रिद्दू की, सबकी सहेलियां आ रही है, तो तुम्हारी क्यों नहीं? माँ तो कहती थी किटी पार्टियां तो बिगड़ी हुई औरतों का शौक होता है, लेकिन यहाँ तो सासू माँ और दादी जी खुद ही मेजबान है। ऊपर से घर की बहू को कह रही हैं अपनी सहेलियां बुला लो। कमाल के यहाँ के लोग। अगले दिन घर में किटी पार्टी होती है। लड़कियों, आज का गेम है पति से जुड़े सवालों का झूठा जवाब। सभी ठहाका लगाकर हंसती हैं। मम्मी, इस बार दादी जी सब पर भारी पड़ेंगी। अरे बेटा, मैंने 2-2 जमानों से पति को झेला है, जवाब भी डबल ही मिलेगा। पहला सवाल, पति की सबसे प्यारी बात क्या है? जब वो टीवी देखते वक्त चुप हो जाते हैं। जब वो क्रेडिट कार्ड दे देते हैं बिना सवाल पूछे। जब वो खुद कहे चलो शॉपिंग पर चलता है। सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। संजना एक तरफ खड़ी हुई ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। हाय राम, ये सब तो खुलेआम अपने पतियों का मजाक बना रही हैं। माँ ने तो बताया था भूल से भी पति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तभी सुधा की नजर संजना पर जाती है। अरे संजना, आओ आओ, नई बहू को भी अपनी क्लब में शामिल करना है ना। हाँ भाभी, आपकी सासू माँ और दादी सास बहूज गोन वाइल्ड में एक्टिव मेंबर है। क्या बात है, बहू सास और दादी सास तीनों एक टीम। मैं तो बस चाय देने आई थी। चाय रखो और खुद भी मॉकटेल पियो। ये गुड़ वाली डिटॉक्स ड्रिंक है, कोई अल्कोहलिक नहीं है। काम की चिंता क्यों करती हो, हम सबका घर है तो सब मिलकर काम कर लेंगे। बेटा, बहू होने का मतलब जिंदगी जीना छोड़ना नहीं होता। तुम्हारे अपने भी शौक होंगे, हमें उन्हें जानना है। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में भी बहुओं के शौक पूछे जा सकते हैं। चलो एक ग्रुप सेल्फी हो जाए, #खानदानी क्वींस। और कैप्शन लिखो, सास भी कभी कूल थी। सभी हंसते हैं। आज संजना पहली बार खुलकर हंसी थी। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी आजादी छिन जाएगी, पर यहाँ तो हर रिश्ते में एक दोस्त छिपा है, और शायद यही असली परिवार है, जहाँ हंसी, समझदारी और अपनापन एक साथ रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ संजना ससुराल के रंग में रंगने लगी। संजना भी अब जींस टॉप पहनती है, लेकिन मर्यादित। संजना, आज हमारे साथ किटी चलोगी? हाँ सासू माँ, पर मैं भी अपना गिटार लाऊंगी। आज मैं गाना गाऊंगी। संजना अब अपनी सास, ननद और दादी सास के साथ खूब एंजॉय करती है। कुछ दिनों में संजना के मायके वाले घर आते हैं। संजना की माँ सरला, जिन्होंने आज तक संजना को घूंघट में रहना सिखाया था, संजना को जींस और कुर्ते में देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। वो संजना को एक तरफ लेके जाती हैं और डांटने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है, क्या पहना है तूने? ससुराल में हमारी नाक कटाएगी क्या? तेरी सास देखेगी तो क्या कहेगी? हमने तुझे क्या सिखाया था? अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मेरी सास तो खुद कूल है। और पता है, सरला संजना की बात ही नहीं सुनती और गुस्सा करते हुए आगे कहती है, तेरी सास के तो रंग ढंग देखे हैं हमने, लेकिन ये मत भूल, तेरे घर में दादी सास भी है। कम से कम तू तो आदर्श बहू बनती। तेरे जैसी बहू हमारी होती तो हम घर में कभी न लाते। सरला की बहू राधिका कुछ कहने को होती है कि मम्मी जी, दीदी की बात एक बार सुन तो लो। ये सुनकर सरला आग बबूला हो जाती है और अपनी बहू को जोर से डांट लगाती है। अच्छा, तब तू भी मुझसे जबान लड़ाने लगी। भूल मत, मेरे घर में ये सब नहीं चलता। मैं जैसा कहूंगी तुझे वैसा ही करना होगा, समझी? सबके सामने हुए अपमान से राधिका बहुत अपमानित महसूस करती है और उसकी आंखें भर आती है। ये देखकर संजना कहती है, माँ, आप सबके सामने भाभी से कैसे बात कर रही हैं? सब लोग भाभी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर भाभी का फर्ज है आपकी मान मर्यादा का ध्यान रखना, तो आपको भी तो उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए ना। तू ये बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीख गई? मैंने तो तुझे ये सब नहीं सिखाया। ये सब मैंने अपने ससुराल वालों से सीखा है। यहाँ मेरी सास देर तक भी सोती हैं, मंदिर में पूजा पाठ भी करती हैं। मेरी ननद लेट नाइट पार्टी भी करती है और बड़ों का सम्मान करना भी जानती है। मेरी दादी सास जींस पहनती है, जिंदगी खुलकर जीती है। मेरे पति राजीव मेरे लिए चाय बनाते हैं और अपने ऑफिस के काम में मुझसे हेल्प भी लेते हैं। ये सब सुनकर सरला का मुंह खुला रह जाता है। तूने भांग तो नहीं खा ली?
भला ऐसा ससुराल थोड़ी ना होता है जहाँ बहुओं को इतनी आजादी हो। अरे मैं खुद बचपन से देखती आ रही हूँ, मायके से लड़कियां चाहे कितना भी सीख कर आए, लेकिन ससुराल वाले हमेशा ताने ही देते। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल ऐसे नहीं है माँ। मैं तो कहती हूँ हर लड़की को ऐसा ससुराल ही मिलना चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन सब लोग तेरे ससुराल वालों जैसे थोड़ी ना होते हैं। होते नहीं है पर बन तो सकते हैं ना माँ। क्यों ना शुरुआत अपने घर से ही करे। आप भाभी को उनके हिसाब से जीने की आजादी दे दीजिए ना। ये सुनकर सरला की आंखें नम हो जाती है। माँ, आप जिसे आदर्श बहू मानती हो, वो बहू सिर्फ चुप रहकर सब सहती है, पर एक सच्ची बहू वो होती है जो अपने ससुराल के रंग में खुद को ढाल सके, जो सबको खुश रख सके, चाहे सास 8 बजे उठे या 5 बजे। और सच्चा ससुराल वो है जो बहू को खुलकर जीने की आजादी दे, ना कि उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ डाले। लेकिन बहुएं जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा बेटा? घर सबका है तो जिम्मेदारी भी तो सबकी होनी चाहिए ना। आपने मुझे सिर्फ देना सिखाया, लेना नहीं। कभी भाभी से पूछा आपने कि उन्हें क्या अच्छा लगता है? तुम सही कह रही हो संजना, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। माँ, भाभी भी एक बहू है, लेकिन उससे पहले एक इंसान है, एक लड़की है। उनके भी अरमान है माँ। आप खुद भी एक लड़की हैं, आपके खुद के भी तो अरमान रहे होंगे ना, आपके भी तो सपने रहे होंगे ना। जो सपने आज तक आपकी आंखों में थे, क्यों ना आप उन्हें भाभी के साथ मिलकर पूरा करें। ये सब सुनकर सरला बिलक बिलक कर रोने लगती है। बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। शायद हम माँ होने के चक्कर में औरत होना भूल गए। माँ, बहू आदर्श तब होती है जब उसका घर भी उसे समझे। ससुराल को भी बहू के लिए आदर्श बनना चाहिए। सरला अपने आंसू पोंछती है और राधिका से कहती है, बहू, आज शाम का मेन्यू तुम तय करो, और हाँ, अब से जो मन करे पहनो बेटा। सच मम्मी जी? अब मैं सास कम और अच्छा इंसान ज्यादा बनूंगी। राधिका और सरला गले लगती हैं। शकुंतला, सुधा, रिद्धिमा, राजीव सब लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो समझदारी दिखाते हुए अनजान ही बने रहते हैं। अरे समधन जी, सारी बातें बेटी से ही करोगे क्या? थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिता लो। सब लोग एंजॉय करते हैं। आदर्श बहू वही है जो समय और हालात के अनुसार ढल सके, और आदर्श परिवार वो जो बहू को खुलकर जीने दे। माधव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस कारण से उसकी माँ जानकी और पिता शैलेश की जान उसी में बसा करती थी। माँ जानकी तो एक पल के लिए भी अपने बेटे माधव को खुद से अलग नहीं होने देना चाहती थी। माँ, मेरे सारे दोस्त स्कूल बस से स्कूल जाते, मेरी भी बस लगवा दो ना। अरे नहीं बेटा, स्कूल बस से स्कूल जाने के लिए 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है। क्या जरूरत है स्कूल बस लगाने की? और वैसे भी पता नहीं कैसे ड्राइव करते होंगे बस वाले। तुम्हारे पापा 5 मिनट में जाकर छोड़ आते हैं ना। मम्मी, स्कूल में तो टीचर्स आपस में बात करने ही नहीं देते। सारे बच्चे कितने मजे से बस में बैठकर मस्ती करते हुए स्कूल जाते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं उनके साथ बैठकर बस में स्कूल जाऊं, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। माधव का स्कूल घर से कुछ ही दूरी पर था। उसके पापा स्कूटर से उसे स्कूल ले जाते और छुट्टी होने पर स्कूटर से वापस घर भी ले आते। माधव का बच्चों के साथ बस में बैठकर मस्ती करते हुए स्कूल से वापस घर आने का सपना तो जैसे सपना ही रह गया था। धीरे धीरे समय बीता और माधव 12th क्लास में आ गया। मम्मा, मेरी स्कूल से सारे बच्चे 3 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, मुझे भी ट्रिप पर जाना है, जाने दो ना। अरे नहीं, ऐसे कैसे तुझे ट्रिप पर भेज दे? वहां पर 2 टीचर जाएंगे और उनके ऊपर 50 बच्चों की जिम्मेदारी होगी। ना बाबा ना, हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। टीचर्स के भरोसे मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती। कौन तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखेगा? अभी तो तू अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाता, हर काम के लिए मम्मी पर डिपेंडेंट है। 3 दिन तक कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? मना कर दे अपने टीचर को, हम अपने बच्चे को ट्रिप पर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं मम्मी, मेरा भी मन करता है मैं उनके साथ घर से बाहर निकलूं, एंजॉय करूं, दुनिया देखूं, लेकिन आप लोग मुझे खुद से कुछ नहीं करने देते। घर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। माधव, बस स्टैंड के पास मैथ्स की बहुत अच्छी कोचिंग है, सारे दोस्तों ने वहीं पर कोचिंग लगाई है, तू भी हमारे साथ वहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेना। दोस्त की बात सुनकर माधव घर आकर अपने पापा से कोचिंग के बारे में बात करता है। माधव बेटा, तुम्हें पता भी है बस स्टैंड कितना दूर है यहाँ से, और रास्ते में कितना ट्रैफिक रहने लगा है। ऐसे अकेले कैसे जाओगे तुम इतनी दूर? तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है ना? ठीक है, मैं कोई टीचर अरेंज कर देता हूँ, घर पर आकर तुम्हें कोचिंग दे दिया करेंगे, आने जाने का समय भी बचेगा। और वैसे भी आजकल ट्रैफिक की हालत इतनी ख़राब है कि मन ही नहीं होता बच्चों को बाहर कहीं अकेले भेजे। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ पापा, बड़ा हो गया हूँ। मेरे दोस्त बाइक चलाने लगे,
कुछ दोस्तों को तो गाड़ी तक चलानी आ गई है और आप मुझे अकेले बस स्टैंड तक नहीं जाने देते। बेटे की जिद करने के बाद बड़ी मुश्किल से माधव के पापा उसे कोचिंग लगाने की परमिशन देते हैं। पहली बार माधव घर से बाहर निकला था। दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताना, मम्मी पापा के बिना घर से बाहर निकलना, ये आज़ादी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन उसके घर से जाने के बाद उसकी माँ बेचैन सी रहती। जब तक वो कोचिंग से लौट कर ना आ जाता वो परेशान ही रहती। तो माधव क्या सोचा है 12th के बाद, क्या करने वाला है तू? अभी तो कुछ सोचा नहीं है यार, जैसा मम्मी पापा कहेंगे वही करना पड़ेगा। कब तक मम्मी मम्मी करता रहेगा यार? अपनी लाइफ के डिसीजन को लीड करना सीख। तेरी खुद की कोई इच्छा नहीं होती क्या? मैं तो आगे की स्टडीज़ करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। हॉस्टल लाइफ के मज़े लूँगा, बिंदास जीऊँगा। तू जा सकता है लेकिन मेरा कोई चांस नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी हॉस्टल में नहीं भेजने वाले। मम्मी को तो सोच सोच के ही बुखार आ जाएगा कि मैंने खाना खाया या नहीं, पानी पिया या नहीं। भाई कब तक मम्मी पापा का पल्लू पकड़कर बैठा रहेगा? 18 साल के होने वाले हम लोग। अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना सीखो। माधव बेटा कहाँ रह गया, तो अभी लौटा नहीं? अरे मम्मी आ जाऊंगा, कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपने फ्रेंड के साथ हूँ, आता हूँ आधे घंटे में। बेटा अगर दोस्त के साथ जाना था तो एक बार कॉल करके बताना चाहिए था ना। मैं यहाँ कब से परेशान हो रही हूँ। तेरे कोचिंग तो आधे घंटे पहले ख़त्म हो गए, अब तक तो तुझे घर आ जाना चाहिए था। कह रहा हूँ ना मम्मा, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, घर आकर बताऊंगा ना। सॉरी बेटा, इतना लेट हो रहा है, कब घर आएगा, कब खाना खाएगा? आप बनाकर रख दो मम्मा, मैं आकर खा लूंगा। अरे ठंडा खाना कैसे खाएगा लल्ला? चल ठीक है, तू आ जा, मैं तभी गर्मा गर्म बना दूंगी। मार गए भाई तेरी बात को, ठीक ही कह रहा था तू। तेरी मम्मी तुझे 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ पा रही है, हॉस्टल क्या ही भेजेगी। तू तो बेटा सारी जिंदगी मम्मी पापा की इशारों पर नाचेगा बस। दोस्तों के ये ताने माधव के मन में कील की तरह धंस गए थे। जैसे माधव ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। माधव के माता पिता उसे घर से दूर जाकर हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए मना कर देते हैं और शहर के ही कॉलेज में उसका दाखिला करा देते हैं। समय बीतता है और माधव ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पापा के साथ ही अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगता है। माधव की उम्र 25 साल हो गई थी और धीरे धीरे अब उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे शादी के बाद। पापा एक ही दुकान पर हम दोनों बैठ रहे हैं, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप अपनी दुकान संभालिए। मैंने सोचा है कि मैं शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी पकड़ लेता हूँ। वैसे भी दुकान में मेरा मन नहीं लगता। मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है और बात भी बन गई है। अच्छी सैलरी मिल रही है। राधिका भी जॉब करना चाहती है, वो भी वहीं पर अपने लिए कोई नौकरी देख लेगी। अरे बेटे लेकिन अपना घर यहाँ है, तुम शहर क्यों जाओगे? हैं कहाँ रहोगे, कैसे होगा सब मैनेज? सब हो जाएगा माँ, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। एक फ्लैट भी देख लिया है। हम 2 ही तो लोग हैं, 3 कमरे के मकान में आराम से हमारा गुजारा हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। क्या तू घर से इतनी दूर अकेले रहेगा? आज तक तुझे कभी एक दिन के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दिया मैंने, और तू अकेले शहर में जाकर रहने की बात कर रहा है। माँ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, शादी हो गई है मेरी। जब तक छोटा बच्चा था आप लोगों ने मेरी जिंदगी के सारे फैसले अपने अनुसार लिए ना, लेकिन अब तो कम से कम रोक टोक करना बंद कर दीजिए। वो ठीक कह रहा है भाग्यवान, शादी हो गई है तुम्हारे बेटे की, अब ये उसकी ज़िंदगी है, उसे अपने तरीके से जीने दो। उसका जहाँ मन करे जैसे मन करे रहने दो उसे। एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनके जीवन पर माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखो। अरे ऐसे कैसे जाने तू? आप समझ भी रहे हैं ये क्या कह रहा है? यही दुनिया का नियम है भाग्यवान। बच्चे एक बार उड़ना सीख जाते हैं तो घोंसलों में बंद कर नहीं रहते। तुम जाओ बेटा, अपना जीवन संवारो। तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाएगी। कुछ दिनों में माधव अपनी पत्नी राधिका के साथ शहर में शिफ्ट हो गया था। माधव हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी ना कि शादी के बाद हम लोग मम्मी पापा से अलग रहेंगे, फिर अचानक से क्या हुआ तुम्हें? अचानक से कुछ नहीं हुआ राधिका, मैंने बहुत पहले से सोच कर रखा था कि शादी के बाद मुझे अपना अलग घर बनाना है। बचपन से मम्मी पापा ने मुझे इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है ना कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मेरे दोस्त हॉस्टल में रहते थे, वो आकर मुझे बताते थे कि हॉस्टल की लाइफ कितनी बिंदास होती है। पेरेंट्स की कोई रोक टोक नहीं, ना हर बात का किसी को जवाब देना पड़ता है। अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से जागो, जो मन करे खाओ पियो, मन करे पढ़ो, नहीं तो दोस्तों के साथ मस्ती करो। मैंने तो लाइफ में ये टाइम कभी देखा ही नहीं। जो मम्मी बनाती थी वही खाना पड़ता था। बाहर का खाना खाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि मम्मी को हमेशा यही लगता था कि बाहर का खाना अनहेल्दी होता है।
अकेले उन्होंने मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया, क्योंकि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। उनके ओवर पॉसेसिव बिहेवियर की वजह से मैं अपनी लाइफ को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाया। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में भी जाता था तो पापा मुझे छोड़ने जाते थे और सबसे पहले लेने के लिए भी पहुंच जाते थे। खुलकर जीने के लिए तरस रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि शादी के बाद मैं अलग शिफ्ट हो जाऊंगा। अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करके जीना चाहता हूँ यार। कब तक मम्मी पापा के इशारे पर नाचता रहूंगा? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? जिन बातों को तुम मम्मी पापा का बंधन समझ रहे हो ना, वो उनका प्यार था तुम्हारे लिए। तुम इकलौते बच्चे हो उनके, और पेरेंट्स के मन में इनसिक्योरिटी होती ही है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और कौन सा घर बनाने की बात कर रहे हो? हाँ, ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने प्यार से ये घर तुम्हारे लिए बनाया है, इसे छोड़कर और कौन सा घर बनाओगे? तुम्हें तो तुम्हारे पेरेंट्स ने घर से दूर जाकर पढ़ने की परमिशन दी। तुमने अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तुम, तभी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मेरे पेरेंट्स की तरह अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल किया होता ना, तब तुम्हें समझ में आता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। देखो, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ कर रहा हूँ। बस तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। मैंने मम्मी पापा से अलग होने की जिम्मेदारी खुद ली है, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला, इसलिए निश्चिंत रहो। माधव कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। राधिका अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माधव अपने आगे राधिका की एक नहीं सुनता और जल्दी ही वो लोग शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद राधिका और मानव दोनों ने ही जॉब शुरू कर दी थी। कुछ दिन बाद, राधिका, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? कैसा खाना बनाती हो यार तुम? सारा मूड खराब हो जाता है। पूरा दिन काम करके थक हार कर घर में घुसो तो खाना भी ढंग का नहीं मिलता। देखो माधव, डिग्री मैंने इंजीनियरिंग में ली थी, कुकिंग में नहीं। अब जैसा मुझे आता है उसे ही खाकर काम चला लो। मैं कोई होटल में शेफ थोड़ी ना हूँ जो मुझे खाना बनाना आता होगा। एक काम करते हैं, मैं भी ऑफिस से थक कर ही घर आती हूँ। हिम्मत तो मेरी भी नहीं रहती खाना बनाने की। एक कुक लगा लेते, कम से कम खाना तो बना बनाया मिलेगा और मूड भी अच्छा रहेगा हम दोनों का। ठीक है, देख लो, कोई अच्छा कुक मिले तो बात कर लो। माधव और राधिका ने खाना बनाने के लिए घर में कुक लगवा ली थी। अरे राधिका, ये खाने में कितना तीखा डाला है आंटी ने। मैं इतना तीखा नहीं खा सकता। अब क्या कर सकती हूँ मैं, हो जाता है कभी कभार। और आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, मैनेज कर लो। कल बोल दूंगी आंटी को, आगे से थोड़ा ख्याल रखेंगी। पत्नी की बात सुनकर अचानक माधव की आंखों के सामने कुछ यादें आ जाती है। मम्मी, ये क्या डाल दिया आपने सब्जी में? मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा। अरे क्या हुआ बेटा, तेरी आंखों से पानी क्यों निकल रहा है? इस सब्जी में तीखा ज्यादा हो गया है क्या? मुझे नहीं पता, मुझसे एक टुकड़ा भी नहीं खाया जा रहा। रुक जा, मैं अभी तेरी सब्जी में थोड़ा सा देसी घी मिला देती हूँ, तीखा कम हो जाएगा। हाँ, माधव की माँ जाकर जल्दी से 2 चम्मच घी लाकर उसकी कटोरी में मिला देती है। अब खाकर देख बेटा, अभी भी तीखा लग रहा है क्या? माधव फिर से एक टुकड़ा खाता है। पहले से तो कम हो गया, लेकिन मुझसे अभी भी नहीं खाया जा रहा। आपने इतना तीखा क्यों बनाया? बेटा, आज सब्जी में नमक मिर्ची ना तुम्हारे पापा ने डाली है। दरवाजे पर पड़ोस वाली आंटी आ गई थी ना, मैं उनसे बातें करने लगी। इतनी देर में तुम्हारे पापा ने जाकर सब्जी में मसाला डाल दिया। वरना तुझे तो पता है ना मैं कितना ख्याल रखती हूँ कि सब्जी में तीखा ज्यादा ना हो। मुझे पता है तू नहीं खा पाता ज्यादा मिर्ची। अच्छा एक काम कर, तू रहने दे सब्जी को, मैं तेरे लिए थोड़ी सी दाल बना देती हूँ। इतनी देर में आप दाल बना कर लाओगे तब तक मेरी भूख ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, 1 गिलास दूध दे दूँ? दूध से खाना खा लेगा लल्ला? नहीं, दूध से रोटी नहीं खानी। और कुछ नहीं है क्या? अच्छा, मैं ना घी बुरा बना देती हूँ, इससे खाएगा है? अब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे खाओ ना रोटी, घूर क्यों रहे हो यार? फटाफट खाना खाओ, फिर सोने चलते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। माँ होती तो कभी ऐसे ना कहती। मम्मी को मेरी छोटी सी छोटी बात का कितना ख्याल रहता था। पहली बात तो कभी खाने में मिर्च तेज होती ही नहीं थी, और कभी गलती से हो भी जाए तो मम्मी 10 तरह के ऑप्शन लेकर हमेशा तैयार खड़ी रहती थी। क्या बात है माधव, मेरे हाथ का खाना तो तुम्हें कभी पसंद नहीं आता था। अब देख रही हूँ आजकल तुम कुक के हाथ का खाना खाने से भी खुश होकर नहीं खाते। हमेशा चेहरा उतरा रहता है तुम्हारा। प्रॉब्लम क्या है यार? राधिका, सही बताओ तो 4 दिन बाहर का खाना खाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि माँ के हाथ की दाल रोटी में कितना स्वाद था। माँ हमेशा गर्मा गर्म रोटियां बनाकर मेरी थाली में रखती थी, लेकिन मुझे उन चीज़ों की कभी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं हमेशा बाहर का खाना खाने के लिए तरसता रहा। और अब जब हफ्ते में 3 दिन हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो अब मैं माँ के हाथ के खाने को मिस करता हूँ।
तुम्हें पता है अक्सर मैं बेमन से ही खाना खाता था। अपने दोस्तों को देखकर मैं कभी बाहर से खाना मंगाने या जंक फूड खाने की जिद करता तो मम्मी कहती बाहर का खाना क्यों खाना है, पता नहीं कैसे तेल मसाले से बनाते, तुझे जो खाना है मैं घर में बना कर दूंगी। माँ के इस प्यार को मैंने हमेशा बंधन समझा और कभी उनकी मेहनत और प्यार को समझ ही नहीं पाया। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने में वो स्वाद है ही नहीं जो मम्मी के हाथ में था। मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था ना, कुकिंग ना तो मेरी हॉबी है और ना ही मुझे कुकिंग पसंद है। इसलिए मम्मी जी से तो मैं अपना कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकती। वो वाकई बहुत बेहतरीन खाना बनाती है और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि उनके हाथ का खाना खाकर कोई बोर कैसे हो सकता है। मुझे अगर उनके हाथ का खाना मिले ना तो मैं साल के 365 दिन खुशी खुशी खा सकती हूँ। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बनाकर खिलाती थी ना, इसलिए तुम्हें माँ के हाथ के खाने की वैल्यू नहीं पता। मेरी मम्मी तो बचपन में ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पापा से कच्चा पक्का जैसा बनता था वो बड़ी मुश्किल से मेरे लिए बना पाते थे। ज़्यादातर पापा के पास टाइम ही नहीं होता था, इसलिए हम लोग टिफ़िन का ही खाना खाते थे। जो मज़ा घर की दाल रोटी में है ना, वो बाहर की सुख सुविधा, ऐशो आराम और शाही पनीर में हो ही नहीं सकती। किसी ने ठीक ही कहा है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तुम ठीक कह रही हो, ये बात समझने में मैंने बहुत समय लगा दिया। शायद बहुत देर हो गई है। मैंने माँ का कितना दिल दुखाया है। मैं ऑफिस से आता था तो मम्मी तुरंत चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो जाती थी। तुमसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जानता हूँ तुम भी जॉब पर जाती हो, लेकिन आज से दूर होने के बाद उनकी हर बात याद आती है मुझे। उनका मेरा हर पल चिंता करना, मेरे लिए परेशान रहना। मैं तो हमेशा से जानती थी माधव कि तुम्हें घर की दाल रोटी की कीमत समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं था और मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चली आई थी। वैसे भी जो बातें खुद ठोकर लगने के बाद समझ में आती है ना, उनका असर ज़्यादा गहरा होता है। तुम ठीक कहती हो, मुझे समझ में आ गया है। चलो अपने घर चलते हैं। पर माँ मुझे माफ़ तो कर देगी ना? अरे क्यों नहीं, वो अभी भी तुम्हारी बहुत चिंता करती है। दिन में 2 बार फ़ोन आता है उनका, बस यही कहती रहती है तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखो। मैं बस एक बात बताओ, मैं पहले से जानती थी तुम्हें ज़्यादा तीखा खाने से प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी सब्जी में खूब सारी मिर्ची डलवाई। क्या कहा? ये सब तुमने किया? और नहीं तो क्या। अब तुम खुद ही सोचो, एक लड़की जिसके घर में खाना बनाकर खिलाने के लिए माँ भी ना हो, वो इतना बेकार खाना बनाएगी क्या? सब प्लानिंग थी मेरी। जानबूझकर तुम्हें बाहर का खाना खाने के लिए मजबूर किया मैंने। अरे भाई, तुम्हें एहसास भी तो कराना था ना कि माँ की और घर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वैसे जो झूठ किसी के भले के लिए बोला जाए ना, वो झूठ नहीं होता। मानती हो ना तुम? बिल्कुल। और तुम्हारा तीर तो वैसे भी बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। मुझे समझ में आ गया है कि घर की दाल रोटी बाहर के पकवान से अच्छी होती है। तो फिर चले वापस? पर माँ मुझे अपना तो लेगी ना? अरे माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसमें अपनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। चलो चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो। माधव वापस अपने घर जाता है और अपनी माँ के पैर पकड़कर आज तक की हुई सारी नादानियों के लिए माफ़ी मांग लेता है। आज की कहानी की शुरुआत होती है मिश्रा फैमिली से। सुबह सुबह बड़े ही जोरों की गहमा गहमी है। वैसे आज इनके यहाँ कुछ खास नहीं, लेकिन इनके यहाँ का हर दिन खास है। रोज़ कोई ना कोई कलेश जो होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके यहाँ पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो कहते हैं ना, आग में थोड़ा केरोसिन डाल दिया जाए तो मज़ा ही आ जाए। बस वही केरोसिन के रूप में आ गई है घर में छोटी बहू मुक्ता। आओ आओ, आप भी देखो आज क्या हो रहा है इनके घर में, मतलब कि नया कलेश। अरे यार, फिर ये सब्जी बनाने को दे दी, और इन 3 महीनों में ये बात 2 करोड़ बार कह चुकी हूँ कि ये इन मसालों की सब्जी मुझे ज़रा भी नहीं भाती, लेकिन नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं। तभी सास माया जी किचन में आती है और पूछती है, मुक्ता खाना बन गया क्या? बाहर सब खाने के टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी प्यारी बहू खाना लेकर आएगी, कब हम खाना खाएंगे। मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे मम्मी जी। कुछ कहा क्या तूने बेटा? नहीं मम्मी जी। तो ला ज़रा ये खाने की थाली लगा दे। अरे ये क्या, अभी तक सब्जी नहीं बनी है? मम्मी जी वो फिर रोज़ वाली बात। अच्छा आप बाहर जाकर बैठो, मेरे पापा अभी आ ही रहे होंगे। हे भगवान, ये मुक्ता कभी नहीं सुधरने वाली। और बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर आ रही होती है, तभी सामने से मुक्ता के पापा आ रहे थे। एकदम से माया जी के सुर बदल जाते हैं। अरे मुक्ता जैसी बहू तो बड़े भाग्य वालों को मिलती है। आइए आइए समधी जी, आइए
अभी आप ही की बेटी की तारीफ कर रहे थे। बड़े ही किस्मत वाले हैं आप और हम भी। मुक्ता, ओ मुक्ता, ले देख बेटा क्या मंगाया था पापा से। राजेंद्र जी बड़ी सी पोटली जमीन पर रखते हैं और मुक्ता आकर उठा लेती है और किचन में खाना बनाने लगती है। और कैसे है राजेंद्र जी आप? यह बात तो माननी पड़ेगी कि आपकी चक्की के मसालों का कोई जवाब नहीं। अब इन 3 महीनों में हमें भी अब आदत सी हो गई है आपके यहाँ के मसाले खाने की। इसीलिए तो हम अब मुक्ता बहू को भी गलत नहीं मानते। उधर माया जी की बात सुनने के बाद मुक्ता किचन में बड़बड़ाती है। हाँ मम्मी जी, आप क्यों बुरा मानेंगी भला? अरे दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते मम्मी जी। फ्री का माल है, खाए जाओ और प्रभु गुण गाए जाओ। तब तक मुक्ता खाना लेकर आती है और सबके लिए टेबल पर लगा देती है। आइए आइए समझी जी, साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं समझी जी, मैं चलता हूँ। कैसी बात करते हैं आप राजेंद्र जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इसे बिना खाए नहीं जाने दूंगा। आपकी बेटी ने कैसा खाना बनाया है, ज़रा चख कर तो जाइए। और देखिए, आप अभी इतनी मेहनत करके हमारे लिए जल्दी से मसाले लेकर आए, अब खाना खाए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अरे हमने अपने बेटे का ससुराल पास में इसीलिए तो देखा था कि हमारे संबंधियों का भी आना जाना बना रहे। और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। देखिए, सगे संबंधी अगर पास में रहते हो तो कितना फ़ायदा होता है। कभी भी आपको अकेलापन का एहसास नहीं होता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और मुक्ता की ननद स्वीटी अपना पर्स हवा में घुमाते हुए चली आ रही थी। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। तभी तो आपने मेरा ससुराल भी पास में ही ढूंढा। अरे मेरी बिटिया, कितने दिनों बाद आई है। आजा आजा, तू भी ना बहुत सही समय पर आई है। आजा, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ, पूरे 8 दिन बाद आपकी बेटी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे 8-10 साल हो गए हो। खाओ माँ बेटी, बैठे बैठे खाओ, और ये बहू बनाएगी खड़े खड़े। सब खाना खा रहे थे और तभी मुक्ता किचन से खाना परोसने आती है। भाभी, अब तो बड़ी कमज़ोर लग रही हो। क्योंकि मेरे हिस्से का आप जो खा रही हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आती है शाम की चाय की बारी। भाभी, भाभी, अरे क्या चिल्ला रही है बेटा, क्या हुआ? मम्मी, चाय पीने का मन कर रहा है। भाभी कहाँ है? अपने रूम में से बाहर निकलना नहीं चाहती क्या? तभी पीछे से मुक्ता आकर खड़ी हो जाती है और माया जी उसे देखकर एकदम से चुप हो जाती है। वो मेरी बेटी स्वीटी को ना बड़ा ही मन कर रहा था चाय पीने का। देखा स्वीटी, तेरी भाभी का तुझसे दिल का कैसा कनेक्शन है। तूने इधर आवाज दी और उधर भाभी को पता भी चल गया। दिल का कनेक्शन नहीं, तुम सबके पेट का स्टोरेज पता है मुझे कितना ज्यादा है। ये टाइम हो गया था चाय बनाने का तो आ गई, नहीं तो तुम्हारी प्यारी स्वीटी पूरा घर अपने सर पर उठा कर रख लेती। क्या सोच रही हो भाभी? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। बस यही सोच रही हूँ आप कितनी स्वीट हो और हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। तभी स्वीटी चाय पीती है। मम्मी, ये चाय कैसी है? क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, आपको चाय अच्छी नहीं लगी? इसमें क्या डाला है आपने? अरे मैं ना बताना भूल गई। एक्चुअली मैंने आज मसाले वाली चाय बनाई है। आज मेरे पापा बाकी मसालों के साथ चाय का मसाला भी लाए थे तो। मम्मी, मुझे चाय पीनी है अच्छी वाली। इस चाय से मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। बाबू, तेरे इस मसाला चाय ने मेरी स्वीटी का पूरा मुंह और मूड दोनों ही खराब कर दिया। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची। अरे इस भीम काय बरगद को आप फूल सी बच्ची कह रही है मम्मी जी? खुदा का खौफ खाओ। अरे जरा जोर से गिर पड़े ना तो घर के 2-4 टाइल्स की जान खतरे में आ जाए, और फूल सी बच्ची। अरे खड़ी खड़ी क्या सोच रही है बहू? जा जाकर मेरी स्वीटी के लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। मुक्ता जा रही थी कि स्वीटी पीछे से आवाज देती है, साथ में ब्रेड पकोड़ा भी। मुक्ता रूम से बाहर जा रही थी तभी ससुर जी उसे अपने पास बुलाते हैं। मुक्ता बहू, जरा इधर तो आओ। मुक्ता डरते हुए जाती है कि आज चाय की वजह से उसे ससुर जी से डांट खानी पड़ेगी। बेटा मुक्ता, आज चाय तो आपने बड़ी ही अच्छी बनाई। वैसे मैं ये मसाला चाय कभी पीता नहीं, लेकिन आज स्वाद के साथ पी तो बड़ी बढ़िया लगे। और फिर नई पीढ़ी के साथ बदलाव भी तो ज़रूरी है। कहीं अगर ज़्यादा चू चप्पड़ की तो ये भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुक्ता मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ जाती है और अपनी ननद के लिए ब्रेड पकौड़ा तलने लगती है।
लाओ लगे हाथ रात के खाने की तैयारी भी कर लूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाऊंगी, और फिर करना तो मुझे ही है। वैसे मम्मी जी थोड़ा बहुत करा भी देती थी, लेकिन नहीं, अभी तो मम्मी की स्वीटी बेटा आई हुई है। तभी मुक्ता देखती है कि मिर्ची के डिब्बे में मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अरे यार, ये तो एकदम गड़बड़ हो गई। मैंने पापा से कहकर बाकी के सारे मसाले तो मंगा लिए, लेकिन मिर्ची का कहना ही भूल गई। अब क्या करेगी मुक्ता? चलो राहुल को फ़ोन करती हूँ, वो किस दिन काम आएगा। मुक्ता राहुल को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है। अरे मम्मी, ये बदतमीज़ कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है आखिर? इसको जब काम होता है तो बड़ा ही से दीदी 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 की याद आती है, और अब देखो ज़रा। अरे रुक जा, एक ही सांस में सब बोल देगी कि कुछ सुनेगी भी। आज उसे बुखार आया हुआ है, बेचारा अभी दवाई खाकर लेट गया है। अरे यार मम्मी, फिर तो बड़ा ही पंगा हो गया। क्या हुआ? फिर से तेरी ननद आ गई क्या? अरे वो ठीक से जाती ही कबे जो आएगी मम्मी। आप भी ना मजाक बहुत बढ़िया कर लेती हो। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अभी आप क्या कर रही हो? बस रात के लिए केक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम बिल्कुल मत करो, आप पहली फुर्सत में यहाँ निकल जाओ, और साथ में ना पिसी हुई लाल मिर्च लेकर आना। अब बोली तूने मुद्दे की बात, जो इतनी देर से गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रही थी। और सुन, मैं नहीं आ रही। ये रोज़ रोज़ बेटी के ससुराल आना जाना अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं नहीं आ सकती। मुक्ता इमोशनल होकर अपनी मम्मी को आखिर मना ही लेती है। थोड़ी देर में मम्मी बड़ी सी थैली में पिसी हुई लाल मिर्च लिए चली आती है। अरे वाह भाभी जी, बड़े ही दिनों में आना हुआ। आइए आइए बैठिए। अरे नहीं भाभी जी, वो ना ये ज़िद कर रही थी कि घर में लाल मिर्च ख़त्म हो गई है, तो फिर मुझे देने आना ही पड़ा। अरे तो क्या हुआ, इसी बहाने साथ में बैठकर खाना भी खा लेंगे। अरे नहीं, हमारे यहाँ बेटी के घर का नहीं खाते। वो तो ये मुक्ता के पापा यहाँ सुबह खा कर गए, तो मुक्ता की दादी बड़ी नाराज़ हो गई। नहीं भाभी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं चलूँगी। अरे नहीं भाभी जी, खाना तो आपको खा कर ही जाना पड़ेगा। किस बीते ज़माने की बात कर रही हो आप? और दोनों बैठकर बातें करने लगती है, और समय का पता ही नहीं चलता, और शाम के 8 बज जाते हैं। तभी रुक्मिणी जी का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर राजेंद्र जी थे। अरे कहाँ रह गई रुक्मिणी जी? घर पर राहुल बुखार में लेटा है और खाने का समय हो गया है। आज किसके यहाँ कीर्तन थे? कितनी देर में घर आओगी? अरे सुनिए जी, मैं आपको कहना भूल गई। मुझे लगा कि मैं बस अभी आ जाऊंगी। वो दरअसल मुक्ता बिटिया ने बुला लिया था। यहाँ ना ज़रा मिर्ची ख़त्म हो गई थी, मैं बस अभी आई। तो इसने सुबह क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो जल्दी से आओ, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। कुछ बना कर रखा है क्या? नहीं जी, कुछ बनाकर तो नहीं रखा, बस आ ही रही हूँ। अब बिटिया को 2 गली छोड़कर ब्याहने का कुछ तो सुख मिलना चाहिए ना। ये सुनकर मुक्ता भी वहीं आ जाती है। मम्मी कौन है फ़ोन पर? पापा है क्या? हाँ बेटा, पापा है। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं, पापा को यहीं बुला लो। मैंने खाना वैसे भी बना लिया है, और राहुल के लिए खिचड़ी भी बन गई है, क्योंकि उसे मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद है। ऊपर से उसे बुखार भी है, तो मैंने आपसे बिना पूछे ही बना दी, क्योंकि अगर आपसे पूछती तो आप मना करती थी। हाँ भाभी जी, भाई साहब को यहीं बुला लो, अब सब बैठकर साथ में खाएंगे। हाँ, आनंद ही अलग आएगा। तब तक निखिल भी ऑफिस से आ जाता है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ अचानक से? क्यों, आपको खुशी नहीं हुई क्या मेरी मम्मी को यहाँ देखकर? अरे तुम भी कैसी बात करती हो मुक्ता यार। अरे इसकी बातों को छोड़ो दामाद जी, आप कैसे हो ये बताओ। आपका जॉब कैसा चल रहा है? आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा जॉब अच्छा चल रहा है। हाँ, आज ना ये मुक्ता का फ़ोन आया शाम में, तो मैं ये लाल मिर्ची लेकर चली आई। हे भगवान, मुक्ता भी न जाने कब सुधरेगी। लाल मिर्च के लिए मम्मी को परेशान किया। तभी दरवाजे से राजेंद्र जी आते हुए दिखाई देते हैं। अरे पापा जी आइए आइए। अरे आप क्यों चले आए? मैं बस आ ही तो रही थी। मैंने बुलाया पापा को यहाँ। तब तक स्वीटी भी आ जाती है। नमस्ते आंटी अंकल जी। भाभी खाने में क्या बना है? बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। माया जी स्वीटी को आंखें दिखाती है। जाकर किचन में भाभी की हेल्प कर। हाँ बड़ी ही जल्दी भूख लग जाती है मेरी स्वीटी को। इसे ना मुक्ता के हाथ का खाना बड़ा ही पसंद आता है। आज ही आई तो मैंने रोक लिया इसे। अब बेटियों से ही तो घर में रौनक रहती है। सही कहा आपने भाभी जी। अब सब खाने की टेबल पर खाना खा रहे हैं, और मुक्ता सबको परोस रही है। वाह भाई, खाना तो आज बड़ा ही अच्छा बना है, मज़ा आ गया। हाँ, मुक्ता के हाथ का खाना शुरू से ही बढ़िया बनता है। सब खाना खाकर फ्री होकर जाने लगते हैं। तभी मुक्ता अपनी माँ को टिफ़िन पकड़ा देती है। माँ, ये राहुल की खिचड़ी। अब दोनों परिवार आए दिन साथ में बैठकर खाते। उधर मायके से मसाले आते और इधर ससुराल में खाना बनता। सब खाना खाते और गपशप करते। पर कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है।
फिर एक दिन, ओह खाना तो ठीक है, लेकिन ये बैंगन का भरता इतना तीखा क्यों है? अरे नहीं नहीं, कहाँ भाई साहब, और बैंगन का भरता जब तक तीखा ना हो मज़ा कहाँ आता है। और फिर अपनी दुकान के मसाले, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से खाओ। अरे भाई कोई पानी लाओ, मुझसे नहीं खाया जा रहा। मुक्ता ऐसी चीज बनाओ जो सब खा सके। मुक्ता मुंह बनाकर चली जाती है। फिर एक दिन राहुल मुक्ता के घर कुछ लेकर आता है। दीदी, आज दुकान पर ना एक होटल से काजू ग्रेवी पीसने आई थी, पापा ने थोड़ी सी बचा ली। अब इससे ना बढ़िया सा काजू करी बना लो, फिर शाही कोफ्ता, मज़ा आ जाएगा। मैं और पापा तब तक शाम को अपना काम निपटा कर आ जाएंगे। मुक्ता सब्जी बनाती है, तब तक स्वीटी और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। वाह क्या सब्जी बनाई है, मज़ा आ गया। अच्छी बनी है बेटा, थोड़ी और ले ले। पता नहीं क्यों तू दिन ब दिन दुबली होती जा रही है। लो दामाद जी आप भी लो। माया जी ढेर सारी सब्जी उनको परोस देती है और स्वीटी और उसके हस्बैंड जल्दी जल्दी ढेर सारी सब्जी खा भी जाते हैं। ये सब देखकर किचन में से मुक्ता का जी जल रहा था। अब शाम को राहुल और राजेंद्र जी आते हैं, लेकिन तब तक सब्जी खत्म हो गई थी। लाओ दीदी, बड़े जोर की भूख लगी है। अरे वाह बेटा राहुल, आज तो तुम्हें बड़े जोर की भूख लग रही है। क्या खास बनाया है तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए? खास क्या, जो खास बनाया था वो तो आपके खास मेहमान खा गए, अब नहीं बचा कुछ भी। क्या? मेरी वो काजू करी और शाही कोफ्ता कहाँ है दीदी? अब बस कुछ मत पूछो, मुझे ये बताओ क्या खाओगे? है? नहीं बचा? अरे थोड़ा सा तो बचा ली थी बेटा, मैं उसी के इंतजार में था। तब तक महेश भी वहीं आ जाते हैं। इस उम्र में अब हम लोगों को ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए राजेंद्र जी। मुक्ता, इन दोनों के लिए बढ़िया आलू टमाटर की सब्जी बना दो। अब दोनों भुन भुनाते हुए सब्जी खाकर चले जाते हैं। फिर एक दिन निखिल की नानी घर आती है। मम्मी कितने सालों बाद आप आई हो, आपको देखने के लिए ये आंखें तरस गई थी। मुक्ता आकर पैर छूती है। नानी, आपने बड़े ही दिन लगा दिए यहाँ आने में। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी कि जब नानी आएगी तब कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा बताओ नानी, क्या बनाऊं खाने के लिए? खुश रहे बेटे, खुश रहे। दूध ना पुत फल, ऐसा कुछ खास नहीं, तेरा जो मन करे कुछ भी बना ले। अच्छा ज़्यादा तीखा मैं नहीं खाती। हाँ, इतना सुनने के बाद मुक्ता वहाँ से चली जाती है। दोपहर के 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक खाना बना ही नहीं। बहू नानी इंतजार कर रही है, खाना कितनी देर में बनेगा? अब क्या बताऊं मम्मी जी, आज सोचा कि नानी के लिए दाल मखनी बनाई जाए, लेकिन घर में अच्छे मसाले ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या बनाऊं। अरे तो इन्हीं मसाले से बना ले बहू, ऐसा तो नहीं कि इन मसालों से बनेगा नहीं। इनसे बन जाएगा, लेकिन मुझे ना मेरे पापा के दुकान के मसाले ही पसंद आते हैं और उन्हीं से बनी हुई सब्जी दाल मुझे अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद पूरे घर में सब मुक्ता को ढूंढ रहे थे, लेकिन मुक्ता कहीं नहीं। निखिल मुक्ता को कॉल भी करता है, लेकिन कॉल पिक नहीं होता। तभी मुक्ता दरवाजे से आती है। अरे कहाँ थी तुम? कब से तुमको कॉल कर रहे सब? अरे घर में अच्छे मसाले नहीं थे, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं ही मम्मी के घर जल्दी से जाकर लेकर आती हूँ। माया जी और निखिल दोनों माथे पर हाथ रख लेते हैं। हे भगवान मुक्ता, तुम कब सुधरोगी? और तुम्हारे ये मसाले? मैं नहीं सुधरने वाली, और इन मसालों में भी भला कोई स्वाद है क्या? तब तक नानी भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों गुस्सा हो रही है और किन मसालों की बात हो रही है? मुक्ता नानी को पूरी बात बताती है। अच्छा बहू, चल फिर आज मैं भी तेरे पापा की दुकान के मसाले खाकर देखूंगी। सब हंसने लगते हैं। नानी को भी खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहू, इसमें कोई दो राय नहीं कि खाना बड़ा ही स्वाद बनाती है तू, और मसाले भी घर के हैं तो स्वाद दोगुना हो गया। थैंक यू नानी। तभी माया जी वहाँ आती है। बहू वो टिफिन कहाँ गया बड़ा वाला, जिसमें मैंने पापड़ रखे थे? पापड़ तो वहीं पड़े हैं पॉलीथीन में, लेकिन टिफिन नहीं दिख रहा। अरे मम्मी जी, उसमें उस दिन पापा और राहुल के लिए बिरयानी पहुँचाई थी ना, वो तो मम्मी के घर होगा। और वो निखिल वाला लंच बॉक्स भी नहीं दिख रहा, उसे ऑफिस जाना है, अब किसमें डालूं खाना? अरे अब इनको ऑफिस जाना है, मुझे लगा कल सैटरडे है ये जाएंगे नहीं, तो अभी जब मसाले लेने गई तो उसमें राहुल के लिए सुबह रसम बनाई थी ना, वो दे आई। ये सारी बातें नानी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। शाम होते होते राहुल, रुक्मिणी और राजेंद्र जी घर आ जाते हैं खाना खाने। अरे मुक्ता बेटा, तेरी माँ ने बताया आज तो दाल मखनी बनी है तेरे यहाँ,
तो हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हम चले आए। तभी नानी आती हुई दिखाई देती है। सब नानी से मिलते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। मुक्ता खाना परोसती है, दाल मखनी, मिक्स वेज, फ्राइड आलू, वेज पुलाव और भी बहुत कुछ। महेश जी खाना खाते हैं। अरे ये मिक्स वेज तो बड़ी ही तीखी है। हाँ, ये वेज पुलाव में भी ना भर भर कर गरम मसाला है। वो आप लोगों के लिए दाल मखनी है ना, ये मैंने राहुल और पापा के लिए बनाया है। महेश जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। माया जी भी गुस्से में तमतमाती हुई चली गई। फिर रात में नानी ने मुक्ता को पास बुलाया। मुक्ता बहू, ये एक छोर तू पकड़ धागे का और एक मैं पकड़ती हूँ। फिर नानी जोर से खींचने लगती है। नानी, धागा टूट जाएगा। अरे नहीं बहू, तू क्यों परेशान है? नानी, ये पक्का टूट जाएगा। तभी नानी और जोर से खींचती है और धागा टूट जाता है। देखा नानी, मैंने कहा था ना। हाँ बहू, तूने सही कहा। हमारे रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते। इनको जितने दूर रखोगी उतना प्यार बना रहेगा। आज तेरी सास माया की शादी को 35 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं कभी इसके घर नहीं आई। आज जब मुझे इसकी ज़रूरत है तो यहाँ आई। कभी कभी ही आती हूँ मैं। हाँ नानी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हो। मैंने भी आज पापा मम्मी का उखड़ा हुआ चेहरा देखा था। कल पापा की दुकान से जो भी मसाले मंगाने हैं खड़े मंगा ले। मैं तुझे सिखाऊंगी कि तू उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है। अगले दिन स्नेहलता मुक्ता को सारे मसाले साफ करना, पीसना और लंबे समय तक कैसे संभाल कर रखना, ये सब सिखाती है और साथ ही साथ रिश्तों को संभालना भी सिखाती है।